अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर को पढ़ेंगे। लेसन को पढ़ने से पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका सस्पेंस बना रहने दूंगी। ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज अ स्टोरी रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई ये कहानी है एंड इट इज टेकन फ्रॉम हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। आर.के. लक्ष्मण शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं भी लिखते थे, तो ये उन्हीं के लघु कथा संग्रह से ली गई कहानी है। एंड नाउ द मैसेज ऑफ द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। लेसन के टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वरन एक व्यक्ति है और वो स्टोरी टेलर है, यानी कहानी सुनाता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग कैन ब्रिंग जॉय एंड शेप रियलिटी। जो पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी आप अपनी कल्पना शक्ति से और किसी भी घटना को कहानी के रूप में सुनाकर खुशी दे सकते हैं, वास्तविकता को बता सकते हैं। बट वन शुड बी कॉशियस। लेकिन हमेशा जब भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से वर्णन करता है तो सुनने वाले को हमेशा कॉशियस यानी सचेत रहना चाहिए। नॉट लेट स्टोरीज कंप्लीटली टेक ओवर वंस माइंड। पूरी तरीके से उन कहानियों में खो नहीं जाना चाहिए, यानी अपने आप को आत्मसात नहीं कर लेना चाहिए। एंड डिसरप्ट लाइफ। कई बार इस तरह की कहानियों से जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। दूसरे की बातों में आकर हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम किसी नई परेशानी में भी पड़ जाते हैं। एंड नाउ अबाउट द ऑथर ऑफ दिस ह्यूमरस स्टोरी। और अब इस मजेदार सी कहानी के लेखक के बारे में जान लेते हैं। जो इसके ऑथर हैं वो है आर.के. लक्ष्मण, रिनाउंड इंडियन कार्टूनिस्ट, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी लघु कथा लेखक हैं, निबंधकार एसेइस्ट हैं, ट्रेवल आर्टिकल राइटर और यात्रा के वृत्तांत भी इन्होंने लिखे हैं। स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टर इज महेंद्र। वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में और बैचलर है, यानी उसकी शादी नहीं हुई है। ही हैज ए कुक नेम्ड ईश्वरन, और उसका एक कुक है यानी जो उसके घर में खाना बनाने का काम करता है, रसोईया है, उसका नाम है ईश्वरन। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज ईश्वरन। ईश्वरन कौन है? महेंद्रस कुक एंड हीरो ऑफ द स्टोरी। वो महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर है, उसका कुक यानी रसोईया है। ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर, और ईश्वरन को ही स्टोरी टेलर यानी वो कहानी कहने में की आर्ट में यानी कला में माहिर है। बिकॉज ही इज गुड एट इट। और उसको स्टोरी टेलर क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत अच्छे से कहानियां सुनाता है। ही यूजेज स्पेशल इफेक्ट। जब वो कहानी सुनाता है तो स्पेशल इफेक्ट यूज करता है ना, विशेष, जैसे अपनी भौहें चढ़ा लेगा, डरावनी बात है तो आंखें चौड़ी चौड़ी कर लेगा। डज हिज वॉइस मॉड्यूलेशन। अपनी आवाज को भी, यदि डरावनी बात है तो वो उसका जो आवाज है वैसी हो जाएगी। हंसी वाली बात में वो जोर जोर से हंस के बताएगा। यूजेस हिज बॉडी लैंग्वेज टू मेक ए स्टोरी रियलिस्टिक। और इसके अलावा वो अपनी बॉडी को भी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी उसी तरीके से हिलाता है, हाव भाव करता है कि सुनने वाले को वो कहानी एकदम से वो उस कहानी में खो जाता है। यहाँ पर वो महेंद्र को कौन सी कहानी सुनाता है और महेंद्र को किस तरीके से कहानी सुनाता है कि हमको भी इसमें बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सबसे पहले जो ये रेड इंक से लिखा हुआ है ये हमारे लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए लिखा रहता है, तो इसको पढ़ते। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात की बात है। महेंद्र, हम लोग जान चुके हैं कि महेंद्र एक सुपरवाइजर है, तो वो नींद से उठा एंड सॉ ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसने देखा कि कुछ बादल जैसी कोई आकृति, फॉर्म यानी कोई आकृति है। ही
ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, ये एक फ्रेज है। वो तो इतना डर गया, उसको बिल्कुल हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जैसे पसीना ठंडा आ गया। वॉज इट ए घोस्ट, क्या ये कोई भूत था? अब आप इस पूरी स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि क्या महेंद्र ने कोई भूत देखा था या फिर उसकी कोई इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति थी। This story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. ये जो कहानी है ये महेंद्र ने गणेश को सुनाई थी। गणेश का बस पहली बार यहीं पर नाम आएगा और गणेश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया करके एक बुक लिख रहे थे और उस बुक के लिए वो ये स्टोरी को सुन रहे थे। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction site. He किसके लिए आया है? महेंद्र के लिए। वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, और वो फर्म क्या करती थी कि वो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी, यानी जो उसके पास ट्रेंड सुपरवाइजर्स होते थे। सुपरवाइजर कौन कहलाते हैं? जो किसी काम को सुपरवाइज करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। तो अलग अलग जो फर्म्स रहती थी, कुछ कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई फैक्ट्री है या कहीं पर कोई ब्रिज बन रहा है या फिर डैम या कोई पुल बन रहा है एंड सो ऑन, या फिर कोई और, तो वो वहाँ पर सुपरवाइजर्स को यानी ऑन डिमांड भेजा करती थी ये फर्म जिसमें कि महेंद्र काम करता है। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at work site. महेंद्र का काम क्या था कि वो जिस किसी भी लोकेशन पर, वर्क साइट है ना, लोकेशन पर जाता तो वहां पर उस काम को उसको कीप एन आई, बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से वो वहां पर उसको देखना रहता था। He had to keep moving from one place to place every now and then. और क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये जो फर्म थी ये सुपरवाइजर्स को ऑन डिमांड भेजा करती थी, तो वो समय समय पर जब एक लोकेशन पर, एक जगह पर उसका काम खत्म हो जाता तो वो उसकी जो फर्म थी वो उसे कहीं और जगह पर भेज देती। नाउ एंड देन यानी अक्सर, ऑफन। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी वो एक कोल माइनिंग यानी जो कोयले की खदान होती है उसमें सुपरवाइजर बन के जाता, तो कभी रेलवे ब्रिज जहाँ पर बन रहे होते हैं वहां उसको उसकी फर्म भेज देती। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों बाद, टू ए केमिकल प्लांट, कोई फैक्ट्री में चला जाता। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पर भी कमिंग अप यानी कंस्ट्रक्ट यानी बन रही होती। ही वॉज अ बैचलर, ही कौन? महेंद्र। वो एक बैचलर था यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी कोई ऐसी खास जरूरतें भी नहीं थी। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था, चाहे कोई भी ऑड यानी विषम, खराब, कोई भी खराब परिस्थितियों पर वो एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, सर्किट हाउस यानी गेस्ट हाउस, जहाँ पर कि काम के लिए लोग जाकर रुकते हैं। तो इल इक्विप्ड यानी जहाँ पर कि सुविधाओं में कमी हो या फिर अच्छी सुविधाएं ना हो, तो ऐसे गेस्ट हाउस में भी बिना बोले, बिना शिकायत किए वो रुक जाता था। और अ मेक शिफ्ट, देखो आप लोग मीनिंग भी लिखते जाइएगा। मेक शिफ्ट का मतलब होता है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। तो चाहे कोई कैनवास, कैनवास एक तरह का मोटा कपड़ा जिससे कि तंबू बनाए जाते हैं, जो तंबुओं में यूज होता है, तो चाहे तो कैनवास टेंट में रुकना हो, और वो भी कहाँ पर? स्टोन क्वेरी यानी कि कोई पत्थर की खदान हो जहाँ पर पत्थरों को काट कर निकाला जाता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे गिट्टी वगैरह बनती है, तो वहां पर उसको टेंट में भी रहना पड़े तो वो कोई शिकायत नहीं करता था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक खास एसेट था। एसेट यानी वेरी यूजफुल पर्सन, एक समझ लो कि जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो था उसका कुक यानी उसका रसोइया, ईश्वरन। और उसके कुक यानी रसोइये का नाम क्या था? ईश्वरन।
कुक किसको कहते हैं? जो कि घरों में खाना बनाता है पैसे लेकर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। और ये जो कुक था ना ईश्वरन, ये भी महेंद्र से बहुत अटैच था, यानी उसको चाहता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेदर ही वर वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जहां कहीं महेंद्र की पोस्टिंग होती, ये अनकम्प्लेनिंगली यानी बिना कंप्लेन किए साथ में जाता। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र का खाना बनाता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के पास बैठकर चैटेड अवे यानी बहुत बातें करता। चैट यानी बातें करना, गप्पे करना। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, उसकी क्वालिटी थी कि वो अंतहीन कहानियां बना सकता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, और कोई भी कितने सारे अलग अलग विषय उन पर वो, उन घटनाओं पर वो मजेदार कहानी बना लेता था। एनेक्डोट का मतलब होता है सही घटना और व्यक्ति के बारे में मजेदार कहानी बनाना। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients। तो ईश्वरन की क्या क्वालिटी थी? एक तो उसको बातें बहुत आती थी, फिर वो किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति पर मजेदार कहानी बना लेता था। इसके अलावा उसमें एक और अद्भुत, अमेजिंग यानी अद्भुत कैपेसिटी यानी क्षमता थी कि वो जो वेजिटेबल्स होती थी, सब्जियां एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, आसपास चाहे सब्जी हो या नहीं हो, या फिर इंग्रेडिएंट यानी खाना पकाने की सामग्री नहीं हो, इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, यानी ऐसी जगह जहां पर डिसोलेट, जहां पर कुछ भी नहीं मिलता हो, बिल्कुल निर्जन, विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहां पर के मीलों दूर कोई दुकान ही ना दिखाई देती थी, तो वो क्या करता था? He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। तो वो क्या करता था कि जैसे ही महेंद्र किसी नए वर्क प्लेस पर जाता, और हम लोग सब जानते हैं कि जो सुपरवाइजर जब किसी फैक्ट्री या जहाँ पर ब्रिज बनता है या जहाँ पर डैम बनते हैं तो टेंटों में लोग रहते हैं। तो जब वो किसी जिंक शीट यानी चद्दर की बनी हुई, उसको जो तंबू मिलती ना, तंबू के ऊपर चद्दर की शीट लगी रहती, तो वहां पर वो कुछ ही देर में बहुत ही मिरेकुलसली यानी अद्भुत तरीके से सब चीजों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही डिलीशियस यानी स्वादिष्ट खाना, और वो भी कैसी सब्जियों से? फ्रेश वेजिटेबल से बना देता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद में काम के लिए निकल जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ में कुछ अपना लंच भी ले जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन उस शेड को यानी उस तंबू को पूरा टाइडी अप यानी क्लीन करता और चीजों को अरेंज करता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धोता। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और फिर मजे से आराम से नहाता। पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टियां भर भर के पानी वो अपने सिर पर डालता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द टाइम, और नहाते समय भगवान की प्रार्थना को मटरिंग यानी बुदबुदाता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच टाइम यानी दोपहर के खाने का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, खाना खाने के बाद उसको नींद आती, लेकिन डोजिंग ऑफ यानी स्लीप, सोना, लेकिन उसके पहले वो थोड़ा सा पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, तो सोने के पहले यानी दिन की नींद में के पहले वो ऐसे कोई 100 पेज की जैसी कोई तमिल बुक जो कि थ्रिलर यानी सस्पेंस वाली होती थी उसको पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इट्स किसके लिए आया?
तमिल जो वो बुक होती थी ना जासूसी वाली, तो उसमें बड़ी इमेजिनेटिव यानी बहुत ही काल्पनिक वर्णन किया जाता था। एंड नैरेटिव फ्लरिशेस, और जो उसका एंड तक जो सस्पेंस चलता था, तो जो ईश्वरन था वुड होल्ड ईश्वरन इन ए थ्रॉल, तो ईश्वरन उस कहानी में इतना ज़्यादा खो जाता था, यानी वो ऐसा लगता था कि वो जो सस्पेंस वाली कहानी उस पर हावी हो गई है। इन ए थ्रॉल का मतलब किसी ताकत के अधीन होना, और यहाँ पर ईश्वरन किस ताकत के अधीन, जो वो सस्पेंस वाली स्टोरी होती थी ना, वो पूरे उसके दिल और दिमाग पर छा जाती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और वो भी जब कोई चीज़ का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करता था, क्योंकि वो बहुत बोलता था और महेंद्र को बहुत बात करता था, कहानियाँ सुनाता था, तो वो जब किसी चीज़ का वर्णन करता था तो उसमें काफ़ी कुछ जो तमिल लेखक होते थे उनकी किताबें वो पढ़ता था, तो उन्हीं से प्रभावित होकर वो सुनाता था। When he was narrating even the smallest of incidents, चाहे कोई छोटी सी ही घटना हो, वो जब महेंद्र को सुनाता यानी उसका वर्णन करता, he would try to work in suspense, तो उसको भी वो सस्पेंस में बनाता, यानी उसमें भी वो थोड़ा बहुत रहस्य रोमांच डाल देता। एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसके अंत में वो कहानी को सरप्राइज यानी बहुत ही उसमें एक आश्चर्य वाली एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ये बात कौन बता रहा है? ये बात महेंद्र बता रहा है गणेश को कि ईश्वरन कैसा था। तो महेंद्र कहता है कि मान लीजिए कि हाईवे यानी मेन रोड पर कोई पेड़ अपरूट यानी उखड़ कर गिर गया है। ही वुड से, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा सीधा सीधा, वो क्या करेगा? विद आईब्रो सुटेबली आर्च, वो अपनी पहले तो भौं को, जो आईब्रोज होती है ना, उनको आर्च यानी उनको घुमा लेगा थोड़ा, जैसे कोई आश्चर्य में अपनी भौहें चढ़ा लेता है। एंड हैंड सेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और वो अपने हाथों को बिल्कुल नाटकीय अंदाज में बाहर की ओर अपने हाथों को करेगा। क्या बोलेगा फिर वो? द रोड वॉज डेजर्टेड, बिल्कुल जो सड़क थी ना वो बिल्कुल डेजर्टेड यानी सुनसान थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। अब देखो, एक जो सीधा साधा पेड़ जमीन पर डला है ना, अब ये इसको कैसे बता रहा है? सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, अचानक से मैंने क्या देखा कि एक एनॉर्मस यानी कोई बहुत ही विशाल, बुशी यानी झाड़ी जैसा, बीस्ट यानी जंगली जानवर, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द, वो रोड पर स्प्रॉल्ड यानी बिल्कुल जैसे होता ना, ऐसा मदहोश या बेहोशी में डला हो, ऐसा डला हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं डर गया और मैंने ये मन बना लिया कि मैं यहाँ से वापस मुड़ जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, क्लोजर है नियरर, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये कोई जंगली जानवर नहीं था जो यूं ही डला हो बेहोश, ये तो एक पेड़ टूटा पड़ा था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड्स आउट, और इसकी सूखी टहनियां पूरे में फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र भी उसकी इस तरह की बातों से वो एकदम से अलर्ट हो जाता, चौकन्ना हो जाता, और वो जो उसकी कुर्सी थी ना कैनवास की, जो मोटे से कपड़े की, उसमें बिल्कुल चौकन्ना होकर सुनने लगता। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली यानी बिना किसी क्रिटिसाइज किए, बिना उन पर टीका टिप्पणी करे, वो चुपचाप उसकी कहानियां सुनता रहता। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin, अब ईश्वरन ने अपनी एक कहानी सुनाई। अब वो सीधा सीधा नहीं बताएगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, वो क्या बोलेगा? मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जो कि फेमस यानी प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए? टिम्बर के लिए। टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन कौन सी लकड़ी? जो फर्नीचर के लिए काम में आती है या किसी
कमर्शियल पर्पस के लिए। और वैसे क्या बोलते हैं लकड़ी को, वुड, लेकिन जब उसको छील कर मशीन से कट करके उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे फर्नीचर हुआ और बिल्डिंग में हुआ, तो फिर वो क्या कहलाती है, टिम्बर। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। अब उसने कहानी सुनाई कि वहां पर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ ना, चारों तरफ बहुत ही रिचली यानी अच्छा घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। और वहां पर लॉग्स यानी जो मोटी मोटी लकड़ी होती है ना जंगल के पेड़ों की, तो वो जो लॉग्स है उनको हाथी ऐसी लॉरीज को, लॉरीज यानी जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनमें रखा जाता है और वो हाथी उनको लेकर आते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। दे किसके लिए, एलिफेंट। अब वो बता रहा है हाथी भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, अच्छे विशाल बड़े, वेल फेड यानी अच्छा उनको खिलाया पिलाया जाता है, बढ़िया। बीस्ट है ना जानवर। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. महावत कौन कहलाते हैं, वो व्यक्ति जो कि एलिफेंट को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी एलिफेंट आता है ना कॉलोनी वगैरह में कोई, तो उसके साथ एक व्यक्ति होता है जो उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, महावत। तो जो दे यानी एलिफेंट है, दे टर्न वाइल्ड, वो एकदम से उग्र हो जाते हैं, वाइल्ड यानी उग्र हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, चाहे कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड महावत क्यों ना हो। यदि उनको गुस्सा आ जाए ना एलिफेंट को, तो वो महावत के भी कंट्रोल में नहीं आते हैं। आफ्टर दिस प्रलोग, प्रलोग का मीनिंग लिख लीजिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए स्टोरी और पोयम। किसी भी कहानी कविता का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना, परिचयात्मक जो उसका पार्ट लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रलोग। तो यहाँ पर जो महेंद्र है बड़े व्यंग में कह रहे हैं कि ये उसका प्रलोग है, यानी वो अपनी जो कहानी है ना जो सुनाने जा रहा है उसका वो इंट्रोडक्शन दे रहा है। ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब ईश्वरन एक नई एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी एक स्टोरी जो उस पर आप बीती है, उसको एक बहुत ही डिटेल, इलाबोरेट यानी डिटेल उसको सुनाएगा। और इस बार इसकी कहानी में कौन है, एलिफेंट यानी हाथी। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर। अब उसने सुनाया, एक दिन की बात है, अ टस्कर यानी एक हाथी, टिम्बर यार्ड यानी जहाँ पे वो लकड़ियां रखी रहती है ना कमर्शियल पर्पस वाली, वहां से भाग के निकल के आ गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस। और चारों तरफ रोम अबाउट यानी घूमने लगा, और जो बुशेस थी यानी जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको स्टैम्प यानी उनको रौंद डाला। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स। और हाथी ने क्या किया, जो वाइल्ड क्रीपर्स थे, जो जंगली झाड़ियां थी ना, बेलें वगैरह, क्रीपर यानी जो दूसरे के सपोर्ट से प्लांट आगे बढ़ते हैं, तो उसने उनको क्या किया, उनको भी टेयर यानी तोड़ दिया। बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। और बिल्कुल क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। और उसने क्या किया, पेड़ों की ब्रांचेस को यानी उनकी टहनियों को भी तोड़ डाला। एट विल यानी जो उसकी मर्जी थी हाथी की वो कर रहा था वो। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। अब वो ईश्वरन महेंद्र से कहते हैं, सर आपको मालूम है जब एक हाथी पागल हो जाता है ना तो वो कैसे व्यवहार करता है। अब महेंद्र को क्या मालूम। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन अपनी कहानी को सुनाते सुनाते इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, उसमें इतना ज्यादा कॉट अप यानी खो जाता था कहानी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो अपने जमीन पे बैठा रहता था, वो खड़ा हो जाएगा एंड जंप अबाउट, और कूदने लगेगा। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और अपने पैरों को वो एमुलेट करने लगता, यानी कॉपी नकल करता, और उनको इतनी जोर जोर से जमीन पर पटकता जैसे कि कोई पागल हाथी। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। अब ईश्वरन कहता है कि वो हाथी धीरे धीरे हमारे जो हमारा गांव था ना
उसके आउटस्कर्ट यानी उसके आउटर पार्ट यानी बिल्कुल गांव की सीमाओं पर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो वो फेंसेस लगी थी ना खेतों पे, बाड़ जो बाउंड्री बनी हुई थी, उनको तो ऐसे तोड़ा जैसे कि कोई मैच स्टिक यानी वो जो तार ना लगे हो, खंबी न लगे हो, वो माचिस की तीलियां लगी हो। उसने आगे सुनाया, इट केम इनटू द मेन रोड। इसके बाद हाथी मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, और जितनी भी दुकानें थी जो वो फल बेच रहे थे उसको स्मैश यानी कुचल डाला, रौंद डाला। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, जो मिट्टी के घड़ों की दुकानें थी, जो कपड़ों की दुकानें, सबको स्मैश कर दिया। पीपल रेन हेल्टर एंड स्कैल्टर इन पैनिक। लोग बाग तो डर के मारे, पैनिक यानी फियर, डर, हेल्टर एंड स्कैल्टर यानी यहाँ वहां, कंफ्यूजन में, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड। अब तो हाथी ने एक स्कूल में एंटर किया, यानी हाथी के स्कूल में घुस गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर कि बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और ऐसे गेट से नहीं घुसा वो, उसने तो वो ईंट की दीवार को तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम। जैसे ही लड़कों ने देखा कि हाथी घुस आया है, वो कमरों में अपनी क्लासरूम्स में चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने दरवाजों को अच्छा कस के बंद कर दिया, ने क्लासरूम्स को बंद कर दिया। और किसके डोर टाइट किए? कक्षाओं के, क्योंकि बच्चे अंदर हो गए, उनने अंदर से दरवाजा लगा लिया। ऑल द बॉयज सॉरी द बीस्ट ग्रंटेड। अब वो बीस्ट कौन था? एलिफेंट। उसने ग्रंट यानी अपने गले से बहुत खतरनाक है ना चिंघाड़ने की आवाज निकाली। एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। अब वो घूमते घूमते उसने जो फुटबॉल का जो प्ले ग्राउंड था उसकी गोल पोस्ट को भी तोड़ दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का नेट लगा था ना उसको भी टेयरिंग डाउन ने फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो पानी भरा हुआ था ना जिस ड्रम में, उसको पहले अच्छा फुटबॉल की तरह किक मारी, और फिर उसको बिल्कुल फ्लैटन कर दिया ना, मेक फ्लैट, बिल्कुल प्लेन कर दिया। उस पे हाथी इतना भारी भरकम उस पे खड़ा हो गया, तो वो जो ड्रम था वो फ्लैट हो गया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जितने भी पौधे लगे हुए थे स्कूल के अंदर को सबको उखाड़ फेंका। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसी बीच में जो सारे टीचर्स थे ना वो स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस यानी छत पे चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और छत से वो लोग बेचारे उस हाथी का जो डेप्रिडेशन यानी जो वो नाश कर रहा था ना, सर्वनाश कर रहा था, कहीं फुटबॉल ग्राउंड तोड़ रहा है, कहीं वॉलीबॉल ग्राउंड, कहीं पानी की टंकी, सबको बेचारे क्या करते देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो द ग्राउंड, और मैदान में तो, स्कूल के मैदान में तो आदमी क्या, कोई परिंदा यानी कोई आत्मा तक नहीं थी वहां पर। उसका वर्णन देखो कितना वो पूरे सस्पेंस के साथ कर रहा है। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और जो स्कूल के चारों तरफ जो गलियां थी ना, उधर पे जो इनहेबिटेंट्स यानी जो लोग रहते थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे सबके सब कहीं चले गए हों। डिसअपियर यानी गायब हो गए हों। पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। ईश्वर ने कहा, और मैं उस समय उसी स्कूल में पढ़ता था, जूनियर क्लास में, यानी 6वीं से लेके 10वीं तक की कोई क्लास में। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत पे खड़ी होके मैं ये पूरा ड्रामा देख रहा था, यानी जो हाथी कर रहा था वो। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता अचानक से मेरे ऊपर क्या सवार हो गया। केम ओवर यानी किस चीज ने मुझे प्रभावित कर दिया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। मैंने एक टीचर के हाथ से एक छड़ी ली। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से दौड़ के नीचे आया। इनटू द ओपन, कहाँ पर? खुले मैदान में जहाँ पे वो हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी फिर से चिंगाड़ा। एंड मेनेसिंगली स्वंग ब्रांच ऑफ ए ट्री, और बड़ी खतरनाक ढंग से
उसने एक पेड़ की टहनी को झुला दिया, है ना, अपनी सूंड से घुमा दिया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसकी सूंड में थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अब वो अपने पैरों को जोर जोर से पटक रहा था। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और इससे पूरे जो कंपाउंड था ना स्कूल का, पूरे में कीचड़ और धूल हो गई। इट लुक्ड फ्राइटन्ड, और वो जो हाथी था ना बहुत ही फ्राइटन्ड है ना, खतरनाक दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन मैं भी उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब देखो ईश्वरन का यही है स्टोरी टेलिंग की कला, ये कैसे सुना रहा है वो। स्टिक इन हैंड, एक हाथ में छड़ी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, लोग बाग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होके इस पूरे सीन को हिप्नोटाइज, यानी ऐसे खड़े थे जैसे उनको किसी ने उन पे वशीकरण का मंत्र कर दिया, फेंक दिया हो। यानी बिना सांस रोके वो लोग देख रहे थे कि एक तरफ पागल हाथी और एक तरफ मैं, छोटी क्लास का बच्चा। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, अब तो हाथी ने मुझे लाल आंखें करके ना गुस्से में देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, और मेरी तरफ झपटने के लिए तैयार। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक यानी अपनी सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से आवाज निकाली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण में आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत को मस्टर यानी गैदर किया, इकट्ठा किया। वैग्ड, वैग्ड यानी पूरी ताकत से उसको मारा। टू इट्स टू नेल ऑन द क्विक, और कहां पे मारा, जो उसका पंजे का नाखून था ना उस पर, जोर से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, अब जो बीस्ट यानी यहाँ पे कौन है बीस्ट, जंगली जानवर हाथी, वो एक क्षण को तो बिल्कुल स्टन्ड यानी सरप्राइज हो गया, यानी बिल्कुल भौचक्का रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद वो सिर से लेकर पैर तक एकदम कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और फिर महेंद्र गणेश को क्या बताता है, और इस मौके पर जब पूरा सस्पेंस चल रहा था तो ईश्वरन क्या करेगा, उस कहानी को अधूरा ही छोड़ देगा। एंड गेट अप मम्बलिंग, और धीरे धीरे कुछ भी बोलता हुआ खड़ा हो जाएगा। क्या बोलेगा, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं एंड वार्मिंग अप द डिनर, ऐसा करता हूँ मैं गैस जला के खाना गर्म कर लेता हूँ और फिर आता हूँ थोड़ी देर में। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और बेचारा महेंद्र जो कि पूरी इस एनेक्डोट यानी इस स्टोरी को विद रैप्ट यानी पूरे ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुन रहा था, वो बेचारा इन सस्पेंस, यानी वो ये उसके समझ ही में नहीं आता कि वो अब खाना खाए की कहानी सुने। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. वो खाना गर्म करके ले आता, लेकिन लौट के आने के बाद में ईश्वरन जिस सस्पेंस और जिस एनर्जी के साथ वो स्टोरी सुना रहा था, वो उतने उस लेवल पे वो पिकअप ही नहीं करता, यानी वो उतना ज़्यादा जो कहना चाहिए कि जो अपना मॉड्यूलेशन करता वॉइस में, जो उतने एक्सप्रेशन देता वो नहीं करता। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, फिर महेश कहता भाई अभी तुम्हारी कहानी का कंक्लूजन तो रह गया है, अभी उसका निष्कर्ष तो रह गया है, लास्ट पार्ट तो रह गया है। फिर वो कहता कौन, ईश्वरन, वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, अब हाथी बेहोश होकर गिर गया तो एक वेटरनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया ताकि हाथी को होश आ जाए, रिवाइव यानी होश आना। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन थोड़ा ऐसे अपने कंधे उचका देता और ये बताता 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, 2 दिन बाद उसका महावत आया और हाथी को जंगल ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो महेंद्र ने कहा कि ईश्वरन ये बताओ तुमने हाथी को गिराया कैसे, ये तुमसे कैसे बना। अब ईश्वरन ने कहा इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, असल में जापानी आर्ट होती है जैसे कि होती है ना मार्शल आर्ट, ऐसा। आई थिंक सर
कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। मेरा ऐसा मानना है कि या तो उसको कराटे कहते हैं या जुजित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पे पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम। यू सी, ये ना थोड़ी समय के लिए नर्वस सिस्टम को, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र, उसको बिल्कुल जीरो कर देती है, उसको शून्य कर देती है। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। महेंद्र आगे बताता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि जब ईश्वरन कोई ऐसी कहानी ना सुनाए जिसमें कि एडवेंचर यानी कोई रोमांचक घटना हो, हॉरर यानी डरावनी हो, या फिर सस्पेंस यानी कोई जासूसी वाली हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, और ये जरूरी नहीं थी कि वो कहानी क्रेडिबल यानी सच्ची हो, झूठी भी हो सकती है। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। और महेंद्र को भी बड़ा मजा आता था क्योंकि जो कहानी थी वो जिस तरीके से सुनाई जाती थी उसमें उसको बड़ा मजा आता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters। और महेंद्र के जो क्वार्टर में कोई टीवी तो था नहीं, तो ईश्वरन उसकी कमी को पूरा कर देता था, यानी मेकअप है ना, रिप्लेस कर देता था। One morning when Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक दिन सुबह क्या हुआ कि जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या मैं आज आपके लिए डिनर में यानी रात के खाने में कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। कुछ भी हो, आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस यानी बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो ईश्वरन ने कहा कि आज के दिन हम अपने एंसेस्टर्स यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके स्पिरिट्स यानी उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनाते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन यानी परंपरा है। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। और उस दिन तो महेंद्र ने बहुत ही टेस्टी डिनर खाया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। और उसने ईश्वरन की को कॉम्प्लीमेंट यानी कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसकी तारीफ की। किस बात के लिए? जो उसके क्यूलिनरी यानी जो कुकिंग स्किल्स थी, जो उसकी पाक कला थी, भोजन बनाने की जो कला थी, उसके लिए। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड। ईश्वरन तो बहुत खुश हुआ, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन जैसी कि ईश्वरन की आदत थी कि वो रात को बातें करता था महेंद्र के साथ में, तो अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित रूप से उस दिन उसने क्या किया कि जो सुपरनैचुरल यानी जो घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, उनकी उसने चर्चा की, उनके बारे में बात की। और वो कैसी थी? गरिश यानी अनप्लेजेंट, यानी वो कोई को भी भूत की बात रात को सोते समय अच्छी नहीं लगेगी, तो उसने वो ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसी बात उसने करना शुरू कर दिया। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बुरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब उसने कहना शुरू किया, किसने? ईश्वर ने, कि सर आपको मालूम है ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है ना जहाँ हम लोग रह रहे हैं, एक समय ये ग्रेव यार्ड यानी यहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता था। Mahendra was jogged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब महेंद्र तो इतना अच्छा खाना खा के बहुत ही सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट था, और वो एक रेवरी यानी एक हैप्पी मूड में था, बहुत ही खुश मिजाज था। लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो तो जग्ड आउट यानी उसको एक झटका सा लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ when I saw a human skull lying on the path। अब ईश्वरन ने कहा, मुझे तो पता है, जिस दिन अपन लोग आए थे ना, तो पहले ही दिन मैंने एक इंसान की स्कल यानी खोपड़ी को रास्ते में पड़े देखा था।
इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, और अभी भी मैं तो बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ जब मैं निकलता हूँ जाता हूँ तो मुझे मिलती हैं, एंड बोन्स और हड्डियाँ पड़ी मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वर ने अपनी बात को ऐसा कहते हुए जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. अब तो वो अपनी बात कहता ही चला गया। किसको बता रहा था? महेंद्र को। और ये सारी घटना महेंद्र किसको बता रहा है? गणेश को बता रहा है, क्योंकि ये महेंद्र के साथ पहले हो चुका है। तो अब उसने ये बताया कि किस तरीके से एक दिन उसने घोस्ट यानी बहुत सारे भूत देखे। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। अब ईश्वरन कहता है, सर मैं ऐसी चीज़ों से जल्दी से डरता नहीं हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक, हॉरिबल यानी डरावना, एक चुड़ैल है, यानी कि जो घोस्ट है ना वो फीमेल घोस्ट है, और वो ऑफ एंड ऑन यानी अक्सर दिखाई देता है। एट मिडनाइट, कब? आधी रात को। ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमासी के दिन। फुल मून यानी जब चंद्रमा पूरा होता है। इट इज एन अगली क्रेचर विद मैटेड हेयर, बहुत ही गंदी, जो वो भूत है ना वो बहुत ही गंदा है। मैटेड हेयर यानी जो उसके बाल है ना वो चोटी बनाए हुए हैं। एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो चेहरा है वो भी रिंकल्ड है ना, झुर्रियों वाला है। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, और एकदम हड्डियों का ढांचा जो वो चुड़ैल है, और वो अपने हाथ में एक प्री मैच्योर बच्चा यानी ऐसा बेबी जो कि जन्म के पहले ही पैदा हुआ हो, इस तरह का अनडेवलप्ड बेबी वो हाथ में लिए रहती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र ने तो जैसा ही सुना वो तो बेचारा कांप गया। एंड अनइंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसने क्या किया कि बहुत ही इंटरप्ट यानी उसने बहुत तेजी से इस बात को रोका, क्योंकि वो डर गया था। तो कहता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम तो पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो तुम्हारी कल्पना की फिगमेंट यानी सोच है, यानी ये तुमने अपने आप से सोच लिया है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम अपना थोड़ा पाचन तंत्र, अपना पेट का इलाज कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि तुम बहुत ही बकवास करने लगी हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो कमरा छोड़कर चला गया। कौन? महेंद्र। और उस रात उसने फिर वो आराम करने लगा। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और इस उम्मीद में वो गुस्सा हो गया कि अब ईश्वरन ये जो बकवासबाजी कर रहा है ना कुछ दिन के लिए बंद कर देगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज वेल। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उसने देखा कि ईश्वरन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो बिल्कुल फ्रेश था और उतनी ज्यादा बातें कर रहा था, टॉकेटिव है ना, उतनी ही बातें कर रहा था, बातूनी था और खुश था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद ए सर्टेन ईज। उस दिन के बाद से महेंद्र जो भी इस तरह की ब्रेव टॉक यानी कि जो उसकी बहादुरी के कारनामे होते थे या फिर जो उसके शब्द होते थे, उनके बाद भी वो वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनीज, वो चुपचाप चला जाता था, थोड़ी सी उसको बेचैनी रहती थी। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर दिन वो खिड़की के बाहर अंधेरे में झांकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईश्वरन की उस कहानी से उसको बेचैनी होने लगी थी, वो थोड़ा सा डर गया था। आउटसाइड थ्रू विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, और हर दिन रात को वो खिड़की के बाहर झांकता। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी है नियर बाय, आसपास। तो इस बात को वो मेक श्योर करता कि उसके आसपास कोई अनयूजुअल यानी कोई अजीब सी भूत जैसी कोई आकृति तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वो केवल देखो, एक सी है और दूसरा भी सी है, तो एक सी का मतलब देखना, दूसरे सी का मतलब समुद्र। तो उसको खिड़की के बाहर केवल अंधेरे का समुद्र यानी दूर दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा, और जो फैक्ट्री थी ना उसकी ट्विंकलिंग यानी स्पार्कलिंग यानी टिमटिमाती लाइट दिखाई देती।
He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. महेंद्र को हमेशा पूर्णमासी की जो रातें होती थी उसमें वो मिल्क वाइट लैंडस्केप यानी जो चांदनी में जो जमीन चमकती थी ना, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, वो उसकी बहुत तारीफ करता था। यानी जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ें थी उनमें से एक थी कि चांदनी रात में जो दूधिया रोशनी में जो जमीन चमकती है वो देखना। बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन जिस दिन से ईश्वरन ने उसे उस चुड़ैल की कहानी सुनाई है, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया है। ऑल टुगेदर ना, कंप्लीटली, पूरी तरह से। वेन द मून वॉज फुल, खासकर कब? पूर्णिमासी की रात को। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन क्या हुआ, महेंद्र की नींद खुल गई। उसकी खिड़की के पास से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट्स प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। सबसे पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई बिल्ली है जो कि अपने प्राउलिंग है ना, शिकार की तलाश में, है ना, चूहे की तलाश में भटक रही है। और वो बिल्लियां ऐसे ही रोती हैं रात को। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन ये जो आवाज थी ना, ये बिल्ली जैसी नहीं थी, बहुत ही हार्श थी, बहुत ही अलग टाइप की थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. उसने अपने आप को थोड़ा सा कोशिश की कि वो बाहर ना देखे। क्यों? यदि वो देखता तो हो सकता है कि वो चुड़ैल दिखती और उसको उसका मतलब उसके वो घबरा जाता। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिंग, लेकिन वो जो रोने की आवाज थी ना, वेलिंग जो साउंड थी रोने की, वो धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लग रहा था कि ये बिल्ली के रोने होने की नहीं है। He could not resist the temptation anymore. अब तो वो अपने आप को नहीं रोक सका। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या लालच, यानी वो खिड़की से बाहर देखने का लालच नहीं रोक पाया। Lowering himself to the level of the window sill, उसने क्या किया, जो विंडो सिल थी ना, विंडो का जो नीचे का पार्ट होता है, उसको उसके अपने आप को उसके पैरेलल उसके नीचे किया। He looked out at the white sheet of moonlight outside, और उसने बाहर देखा खिड़की के। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. तो उसने देखा कि खिड़की से ज़्यादा दूर नहीं, एक ऐसा कुछ बादल जैसी आकृति थी जो कि एक बंडल पकड़े हुए थी, एक कोई बंडल टाइप का पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, अब तो महेंद्र को बिल्कुल ठंडा पसीना आ गया, यानी वो डर गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो तकिए पर गिरा। पैंटिंग, एकदम हांफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, धीरे धीरे वो इस घास्टली ने डरावने अनुभव से थोड़ा रिकवर हुआ। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, अब वो अपने आप से सोचने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और उसने निष्कर्ष निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। उसको लगा कि शायद ये कुछ अपने आप से उसके इमेजिनेशन में, ऑटो सजेशन है ना, उसने अपने आप से ही एक इस तरह का जो बाहर होगा तो उसको उसने घोस्ट समझ लिया। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और उसका जो इमेजिनेशन थी, शायद उसकी कल्पना शक्ति ने ही इस तरह का उसको दिखा दिया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठा, हैड ए बाथ, उसने नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता किया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो वो पिछली रात डर गया था ना, वो डर भी अब उसकी याद से निकल गया। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, जब वो अपने कमरे से निकला तो ईश्वरन ने उसको अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग बोला और उसको लंच दिया और उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड, जब महेंद्र अपने घर से यानी जिस टेंट में वो रहता था निकल ही रहा था, तो ईश्वरन ने एकदम ग्रीन्ड, यानी जो कहता ना कि एकदम से हंसा दांत दिखा के, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद ए फीटस इन इट्स आर्म, आपको याद है
एक दिन मैंने आपको एक चुड़ैल की बात बताई थी और उसके हाथ में एक अनडेवलप्ड बेबी था, प्रीमैच्योर बेबी था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आप मेरे से इतना गुस्सा हुए थे कि मैं क्या क्या बातें सोचता रहता हूँ। वेल, यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी देखा ना उसको पिछली रात। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैंने, क्योंकि मैं रात को दौड़ता हुआ आया, क्योंकि वो जो रोने की आवाज़ थी ना वो आपके कमरे से आ रही थी। और चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र तो एकदम डर के मारे, होता है ना जो उसकी जैसे अकड़ गया हो, उसकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी एकदम डर के मारे बिल्कुल अकड़ गई हो। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो बिल्कुल नहीं रुका कि अब ईश्वरन आगे कुछ बोलता। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो दौड़ के अपने ऑफिस पहुंचा। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने क्या किया, अपने जो पेपर्स थे, जो वो नौकरी कर रहा था ना वहाँ पे, वो उसने उसे त्याग पत्र दे दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, और उसने रिजॉल्व यानी दृढ़ निश्चय किया कि वो ऐसे हॉन्टेड यानी ऐसे चुड़ैल और भूतों वाली जगह पर नहीं रहेगा। द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने ये निश्चय कर लिया कि अगले ही दिन वो यहाँ से नौकरी छोड़कर चला जाएगा। तो ये जो स्टोरी थी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो ईश्वरन ने अपनी इमेजिनेशन से, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो किसी भी घटना को इस तरह से डिस्क्राइब करता था कि सुनने वाला बिल्कुल उसमें खो जाता था, जैसे कि महेंद्र ने ये घटना सुनकर नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया।